नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमने भारतीय संविधान के भाग 1 को पढ़ लिया है, तो आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 को पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि नागरिकता को बताया गया है, अंग्रेजी में जिसको सिटीजनशिप कहते हैं। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 5 यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी कि संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय नागरिकता कैसे प्राप्त होती थी वह अनुच्छेद 5 में बताया गया है। तो यानी कि आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस संविधान के शुरुआत में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यानी कि शुरुआत में यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय वह हर एक व्यक्ति, वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में था, भारत के सीमा में था, भारत के राज्य क्षेत्र में था, भारत में निवास करता था, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई थी। ठीक है, और क्या था कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग का जन्म भारत में हुआ, हमारे माता पिता भारत के थे, तो हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है। ठीक है, और सेकंड यानी कि दूसरा, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया था। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो क्रांतिकारी थे, जो बाहर रह रहे थे, जो इंग्लैंड में थे, जो ब्रिटेन में थे, जो कनाडा में थे, जैसा कि आपको पता है कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बहुत सी लड़ाई हमारे पूर्वज लड़े थे। वे केवल भारत में रह के तो नहीं लड़े थे, वे विदेशों में भी रहे थे, दूसरे देश में थे, वहां से भी उन्होंने लड़ी थी। तो क्या उनको नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? क्या उनके बच्चे को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? है ना? तो इसलिए जिनके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में हो, माता पिता अगर भारत के हैं, तो वो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, संविधान लागू होने पे 5 साल पहले से जो रह रहे हैं भारत में, यानी कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और जो 5 साल पहले यानी कि 1945 से पहले से जो रह रहे हैं, तो वे भारत के नागरिक होंगे। कई ऐसे विदेशी थे जो कई सालों से भारत में रह रहे थे, वो स्वतंत्रता के बाद भी विदेश वापस नहीं जाना चाहते थे, उन्हें भारत अच्छा लगने लगा था, तो वे भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भारत का साथ दिया था, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 6 में बताता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि यह विभाजन को ध्यान में रख के बनाया गया था। ठीक है, यह आजादी के 1 साल बाद यानी कि 19 जुलाई 1948 को सरकार ने परमिट नियम लागू कर दिया। जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए परमिट नियम लागू कर दिया, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक जो भारत में आ गए थे उन्हें तो भारत की नागरिकता मिल गई, परंतु जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनको परमिट नियम के अनुसार आना पड़ा, यानी कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। फिर जो है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में 6 महीने का उनको समय दिया गया कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके 6 महीने तक वेट करो, 6 महीने के बाद में सरकार चाहेगी तो आपको नागरिकता
मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब आइए अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद आर्टिकल 6, सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी आर्टिकल 7, राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए थे, यानी कि स्वतंत्रता के बाद सभी को लमसम लग गया था कि भाई अब देश का बंटवारा हो जाएगा, देश का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने सोचा कि पहले ही संविधान लागू होने के पहले ही वो पाकिस्तान चले गए थे, परंतु 26 जनवरी 1950 के बाद उन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे भारत जाना चाहिए, मुझे भारत में रहना है, मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है। तो फिर वे वापस आ गए। तो जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे परंतु फिर से वापस आ गए हैं, उनको भी परमिट नियम लागू होगा, यानी कि उनको भी परमिट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर सरकार चाहेगी तो उनको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है, यानी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो। ठीक है, आर्टिकल 8, राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो किसी जॉब की वजह से या किसी और कार्य की वजह से, ठीक है, पढ़ाई की वजह से या कोई काम कर रहा हो उस वजह से, और उसका बच्चा वहां पैदा होता है, विदेश में पैदा होता है, परंतु वह भारतीय है, उसके वंशज भारतीय है, माता पिता भारतीय हैं, तो बच्चा भी भारतीय होगा, भले वह विदेश में क्यों ना रह रहा हो। यह हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 कह रहा है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 9 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा। आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, यानी कि जो अपनी खुद की मर्जी से, जो स्वेच्छा से विदेश में रहने लगे, विदेश की नागरिकता ले लिया है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति विदेश में जाता है, काम करने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और उसको विदेश अच्छा लग गया, वह विदेश में रहने लगा और अब उसे विदेश ही अच्छा लग रहा है, वह भारत नहीं आना चाहता है, या फिर वो भारत की नागरिकता नहीं चाहता है, वो उसे विदेश की नागरिकता चाहिए और वह स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ले लेता है, विदेशी नागरिकता ले लेता है, तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। यह बताता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9। अब देखते हैं अनुच्छेद 10। भारतीय संविधान अनुच्छेद 10 कहता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधि का निर्माण करे। आर्टिकल 10, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता हमेशा बनी रहती है जब तक कि वह कोई आपराधिक प्रकृति का कार्य या कोई अन्यथा कार्य ना करे जो कि संसद के द्वारा किसी बात को लेकर के मना किया गया है। यानी कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह कोई संसद के द्वारा मना किए गए कोई अन्यथा कार्य ना करे। यानी कि अगर युद्ध चल रहा है तो दूसरे देश की सहायता ना करे, अपने देश के खिलाफ ना जाए,
जो कि संसद के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें, दूसरे देश में जाकर के भारत के नाम का बम ना फोड़ दें। ठीक है, तो जो भी संसद के द्वारा अगर नियम बनाए गए हैं, विधि बनाई गई है, उनका अगर कोई पालन करता है तो उसकी नागरिकता बनी रहती है, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। यह बताया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 11 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यानी कि आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। लास्ट में भारतीय संविधान अनुच्छेद 11 में यह कह दिया गया कि नागरिकता का जो कानून है वह संसद के द्वारा बनाया जाएगा। अब संसद में कौन बनाएगा? तो संसद में गृह मंत्रालय जो है वह कानून बनाएगी। नागरिकता से संबंधित कानून गृह मंत्रालय, संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जा सकता है। अब संसद ने क्या किया? संसद को कानून बनाने के लिए तो बोल दिया गया कि भाई अब आगे का कानून जो है वह संसद बनाएगी। तो संसद ने कानून के रूप में नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। तो आइए देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955। भारत में नागरिकता के 5 प्रकार हैं, यानी कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से प्रकार से? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से और अर्जित भूमि के माध्यम से। ठीक है, आइए देखते हैं कि अब जन्म के आधार पर कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म के आधार पर पहले क्या था कि जिसका भी जन्म भारत में हो गया उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी, परंतु 1986 में पहली बार यह संशोधन हुआ कि नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा। जिसके माता या पिता कोई भारत का नागरिक है उसको ही भारत की नागरिकता मिलेगी, उसके ही बच्चे को जन्म होने पर भारत की नागरिकता बच्चे को मिलेगी। फिर 2003 में संशोधन हुआ। 2003 में क्या क्या कहा गया? क्योंकि ऐसे क्या हो जाता था कि माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक हो तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो दूसरे देश में लोग टहलने आते थे, यहाँ किसी से शादी कर लिया, लड़की से शादी कर लिया, लड़के से शादी कर लिया, एक भारत का नागरिक हो गया, उसका बच्चा हुआ और उसको आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाती थी। फिर इसको सरकार ने संशोधन किया। बाद में यह कहा गया कि माता या पिता में एक जो है भारतीय होने चाहिए और दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए, तभी जो है बच्चे को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब हुआ। तो नागरिकता अधिनियम में 1955 में संशोधन हुआ, 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन हुआ और कुछ संशोधन 2019 में हुआ, जो कि बहुत बड़ा संशोधन था। ठीक है, आइए फिर देखते हैं वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो आपको बता दें कि पहले जो है पिता से वंश चलता था, पिता को वंश के रूप में माना जाता था। अगर पिता भारतीय है तो उसका जो बच्चा है वो उसको भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। परंतु बाद में महिलाओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि बच्चा तो महिलाओं का भी है, तो क्या महिला को अपने बच्चे को अपनी नागरिकता देने का अधिकार नहीं है?
तो सरकार ने इस बात को माना और इसमें संशोधन किया। बाद में क्या हो गया कि माता या पिता अगर दोनों में से कोई भी भारतीय है तो उसको वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जैसे सानिया मिर्जा है, उनकी शादी पाकिस्तान में हुई शोएब जी के साथ, परंतु सानिया जी ने अभी भी भारत की नागरिकता ले रखी है। तो अगर उनका बच्चा होता है, अगर वो चाहे तो बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाए, नहीं तो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान की नागरिकता दिला सकते हैं। तो ये हुआ वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा है पंजीकरण माध्यम से। पंजीकरण माध्यम से नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति नौकरी करने आया है, भारत घूमने आया था, परंतु उसे भारत अच्छा लग गया, उसने वहां पर विवाह कर लिया और 7 साल से अधिक समय भारत में व्यतीत किया है, भारत में 7 साल से ज्यादा रह रहा है, ठीक है, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा उन्हें फॉर्म मिलेगा, वहां से वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर गृह मंत्रालय यह डिसाइड करेगा कि उन्हें नागरिकता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। 6 महीने का समय होगा। 6 महीने बाद गृह मंत्रालय यदि चाहे तो उन्हें नागरिकता दे सकता है या मना भी कर सकता है। अब आइए देखते हैं चौथा क्या है कि देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण मतलब कि भारत में आए जो लोग हैं या जो विदेशी लोग हैं, यदि भारतीय संविधान के अनुसार बोली जाने वाली 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा यदि वे अच्छे से जानते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वे भारत की नागरिकता ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें 10 साल से भारत में रहना पड़ेगा, यानी कि जो 10 साल पहले से भारत में रह रहा हो और भारत की संविधान द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, भारतीय संविधान में लिखित 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा अच्छे से जानता हो, तथा जो कला और विज्ञान में जिनका योगदान रहा हो, वह भी भारत की नागरिकता ले सकता है। तो साइंटिस्ट को हर कोई चाहेगा ना साइंटिस्ट हमारे देश में हो, कला प्रेमी, कला के बहुत बड़े जानकार हैं, वो हमारे देश में हो, फिर ऐसा हर कोई चाहेगा। ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब पांचवा क्या है? अर्जित भूमि के द्वारा। अर्जित भूमि इसके द्वारा मतलब कि जैसे किसी देश पे विदेशी विदेशी ने कब्जा करके रखा है, किसी स्थान पर भारत के किसी स्थान पर विदेशी ने कब्जा करके रखा है, या विदेश में भारत ने कब्जा कर लिया, तो वह क्षेत्र जिस पर भारत ने कब्जा किया है, वहां के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे सिक्किम का आप मान लीजिए, सिक्किम जब, यह एक अर्जित भूमि, पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, परंतु भारत ने जब सिक्किम सिक्किम जब भारत का हिस्सा बना तो सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई, ठीक है। अब देख लेते हैं, यह तो हुई नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब नागरिकता प्राप्त तो कर ली गई, लेकिन ये समाप्त कैसे हो सकती है? तो आइए देखते हैं कि नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। तो 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। वह तरीके कौन कौन से हैं? पहला, स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, यानी कि यदि कोई व्यक्ति खुद से अपनी मर्जी से चाहे तो वह भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। दूसरा, टर्मिनेशन के द्वारा, आपकी नागरिकता यदि बर्खास्त कर दी जाए, अगर आपने कोई विदेश देश की नागरिकता
ले ली है, किसी अन्य विदेश की नागरिकता ले ली है, तो भारत की नागरिकता आपसे छिन जाएगी। और तीसरा है वंचित करना। सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। कब छीन सकती है? यदि आप राष्ट्र विरोधी किसी काम में लिप्त हो गए हैं, यदि आप किसी दुश्मन देश के लिए कार्य कर रहे हैं, युद्ध में देश के खिलाफ जा रहे हैं, या फिर देश के खिलाफ कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।